अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज हम पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ प्रोसेस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो प्रोसेस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में हम मतलब ये देखेंगे कि भाई आप अगर कई जगह पे जो है वो एक क्वालिटी को मैनेज करना चाह रहे हैं तो उसमें आप किस किस प्रोसेस से गुजरेंगे या फिर आप जो है वो किन किन चीज़ों को मैनेज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें पहला स्टेप है डेवलप अ कम्प्रिहेंसिव क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान। यानी आपके पास जो है एक रोड मैप होना चाहिए, एक क्वालिटी का एक प्लान होना चाहिए। मतलब आपके पास एक पूरा आप कह सकते हो कि एक जिसे हम प्लान बनाते हैं, एक इसी तरह का आपके पास एक रोड मैप हो, एक तरीका कार हो कि भाई हमने करना क्या है। ठीक है, तो किसी भी काम करने से पहले आपको एक रिटन प्लान आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपके गोल्स लिखे हुए हो, जिसमें आप ये देखेंगे कि हम इन सारी चीज़ों को अचीव कैसे करेंगे, किसका क्या काम होगा, हमें किन किन चीज़ों की नीड होगी, हम जो है अपना प्रोग्रेस कैसे इम्प्रूव करेंगे, और इसी तरीके से जो है वो मतलब आपकी बुनियाद जो है वो बेहतर होगी। ठीक है, तो इसीलिए आपके पास पहले एक प्लान होना चाहिए। दूसरा जो है सेट स्टैंडर्ड एंड बेंच मार्किंग। बेंच मार्किंग यानी कि आप जो है स्टैंडर्ड्स अपना अपना एक स्टैंडर्ड बनाएं, यानी दूसरे इदारों के साथ अपने आप को कंपेयर करें। ठीक है, तो आप अपने लिए जो है रूल्स बनाते हैं, ताकि जैसे फॉर एग्जांपल आप एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो आप अपने लिए कुछ रूल्स बनाएंगे कि हम इन रूल्स के और इस स्टैंडर्ड के मुताबिक केयर देंगे, हाई क्वालिटी केयर देंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि हमारे पास कोई पेशेंट आते हैं जो बहुत सीवियर पेन है, चेस्ट पेन के साथ फॉर एग्जांपल आते हैं, तो उनको हम 10-15 मिनट के अंदर अंदर डॉक्टर के पास लेके जाएं, या फिर उनको ट्रीट किया जाए, या फिर उनको डॉक्टर ने मतलब 10-15 मिनट के अंदर अंदर देखना है। ठीक है, तो मतलब जब इस तरह का आपका एक प्रोफेशनल और स्टैंडर्ड्स वो होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि आपके पेशेंट ज़्यादा होंगे और आपका क्वालिटी जो है वो बेहतर होगी। ठीक है, इसी तरह कंडक्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब ये होता है कि जब आपने ये सारे काम किए, ठीक है, और आपने एक मैप बनाया और आपने इसके ऊपर काम शुरू किया, तो फिर आप ये देखेंगे कि क्या आप उस प्लान के मुताबिक चल रहे हैं, क्या आपने जो सोचा था या आपने जो करना चाह रहे थे, क्या आपका काम उसी तरह चल रहा है। आपने देखा कि भाई हम 10-15 मिनट के अंदर अंदर मरीज को चेक करेंगे, तो क्या ऐसा हो रहा है या फिर उस प्लान के मुताबिक काम नहीं हो रहा। ठीक है, तो परफॉर्मेंस आपका कैसे जा रहा है वो आप देखोगे। ठीक है, फिर नंबर 4 जो आपका स्टेप है, दैट इज फोकस ऑन इंट्रा डिसिप्लिनरी असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। यानी आप इसमें इंट्रा डिसिप्लिनरी का मतलब ये होता है कि आप इसमें डिफरेंट टीम्स को इन्वॉल्व करोगे, बहुत सारे लोगों को। ठीक है, उसमें जो है आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, और मतलब एक डिपार्टमेंट का काम नहीं होगा, उसमें आपके पास डॉक्टर्स होंगे, नर्सेज होंगे, टेक्नीशियंस होंगे, एडमिनिस्ट्रेशंस के लोग होंगे। तो ऐसे बहुत सारे डिसिप्लिनरी, इंट्रा डिसिप्लिनरी यानी कि मल्टीपल जो जगह होती हैं वहाँ से आपके पास लोग आएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से जो है आप उनको मतलब उनको मद्देनज़र रखते हुए और उनको साथ लेते हुए आप जो है इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएँगे। ठीक है? अच्छा, इसी तरह आप इसमें देखेंगे तो आपको आगे बताया गया है कि मतलब जो इसी क्वालिटी की बात हो रही है ना, कि दे एम्फसाइज ऑनगोइंग एफर्ट्स टू एनहांस परफॉर्मेंस ओवर टाइम रेदर देन एमिंग फॉर अ वन टाइम इम्प्रूवमेंट। ठीक है, मतलब ये कि आप जो है वक्त के साथ साथ अपने आप को बेहतर करें, अपने आप को, अपने एफर्ट्स को जारी रखें, अपने परफॉर्मेंस को वक्त के साथ साथ बेहतर करें। ऐसा नहीं है कि भाई आपने एक टाइम अपने आप को इम्प्रूव किया, आगे आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, लास्ट टाइम में हमने ये बात की थी। दूसरी चीज़ जो आपको बताई जा रही है कि स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड एक्शनेबल गाइडलाइन एंड प्रोसीजर्स फॉर अचीविंग द डिजायर्ड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अगर आपने अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, ठीक है, तो वो जो है वो आपको अपने गोल तक पहुंचाने में हेल्प करेगा, आपको इम्प्रूवमेंट करवाने में हेल्प करेगा। ठीक है, यानी आप एक मुकाबले में हैं और आप जितनी आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तो आप उतने फास्ट होंगे और आप उतना आगे जाएंगे। ठीक है, तो जितना आप बेटर होते जाएंगे, आपके स्टैंडर्ड जितने अच्छे होंगे, और दिन ब दिन या हर हफ्ते हर महीने आप जितना अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाएंगे, ठीक है, तो आपकी क्वालिटी, आपके स्टैंडर्ड्स उतने इम्प्रूव होंगे। ठीक है, इसी तरह
They incorporate mechanism for regular feedback and assessment to ensure that performance improvement are sustained and adjusted as needed. इसमें वही बात है कि स्टैंडर्ड जो है वो आपके गाइडलाइन के मुताबिक हो, जो हमने बात की थी कि आपने जो है ये किया कि भाई आपने देखा कि फीडबैक और असेसमेंट आप ले रहे हैं ना, मतलब आप देख रहे हो कि जितना भी आप के अंडर लोग काम करते हैं या जितनी भी चीज़ें हो रही है तो क्या वो इम्प्रूव हो रही है या आपने अपने प्लान के मुताबिक जो करना था, जो आप करना चाह रहे थे, क्या उस तरह हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो आप काम करेंगे फिर आएंगे इम्प्लीमेंटेशन साइकिल भी आप इसको कह सकते हैं। इम्प्लीमेंटिंग these standards involve setting clear goals, measuring current performance, यानी इसमें जो है आपने सारी चीज़ें एक मतलब अपने एक स्टैंडर्ड सेट किए हैं, गोल सेट किए हैं, आप करंट परफॉर्मेंस देख रहे हो। ठीक है, आपने जो है जहाँ जहाँ आपको गैप्स नज़र आ रहे हैं, जहाँ जहाँ आपको मसला नज़र आ रहा है कि भाई मैंने इस एक चीज़ को कैसे ख़त्म करना है। ठीक है, और उसमें जो है आप एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हो, तो ये चीज़ आपको क्वालिटी प्रोसेस में मतलब आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो आई होप सो कि ये चीज़ आपको आ गई होगी समझ। मतलब बहुत सिंपल चीज़ें हैं। आसान ज़बान में आपको बताऊँ तो ये कहा जा रहा है कि आप जो है कॉन्स्टेंटली अपने आप को बेटर करने की कोशिश करते हैं विद क्लियर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अपने रिजल्ट्स को चेक करते हैं, अपना जो प्लान आपने बनाया था उसको आप चेक एंड बैलेंस करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, और फिर जितना भी इम्प्रूवमेंट है, जितना भी आप डेली काम करते हैं उसमें आपकी इम्प्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा, तो इसी तरह जो है आपको बताए गए हैं अबाउट स्टैंडर्ड्स कि स्टैंडर्ड क्या है। रिटन स्टेटमेंट दैट डिफाइन अ लेवल ऑफ परफॉर्मेंस और अ सेट ऑफ कंडीशन डिटरमाइंड टू बी एक्सेप्टेबल बाय सम अथॉरिटी। स्टैंडर्ड ये है कि मतलब ये आपके पास एक फॉर्मल या रिटन रूल्स होते हैं, आप ये कह सकते हो, जो डिफरेंट लोग या डिफरेंट जगहों से वो एक्सेप्टेबल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो पाकिस्तान में हेल्थ के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे इदारे हैं, या आप देखेंगे दुनिया में WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो दुनिया में हेल्थ के स्टैंडर्ड्स को सेट करती है। ठीक है, तो मतलब स्टैंडर्ड एक रूल्स होंगे, एक ऐसे फॉर्मल आपके पास डॉक्यूमेंट होगा जिसके ऊपर रूल्स लिखे हुए होंगे, कंडीशंस लिखी हुई होंगी कि भाई, और वो किसी अथॉरिटी ने, किसी इदारे ने इम्प्रूव किया होगा, जैसे गवर्नमेंट हो सकता है, हॉस्पिटल बोर्ड हो सकता है, या कोई इस तरह का प्रोफेशनल कोई दूसरी मतलब बॉडी हो सकती है, यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। उनसे ये सारी चीज़ें इम्प्रूव हो के आएगी आपके पास। ठीक है, आपको बताया जा रहा है कि भाई आपने कैनुलेशन किस तरीके से करनी है, आपने एनजीट्यूब किस तरीके से पास करना है, आपने क्या काम किस तरीके से करना है, तो उसका एक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक प्रॉपर तरीक़ेकार होता है। ठीक है, जो बंदा खुद से नहीं करता, बल्कि उसके पास जो है वो डिफरेंट जगहों से होके आती है। ठीक है, स्टैंडर्ड के लिए हम मेनली मतलब 3 मेजर डायमेंशंस देखते हैं। आप कह सकते हो कि 3 चीज़ें देखते हैं। उसमें एक स्ट्रक्चर होता है, एक प्रोसेस होता है, एक आउटकम होता है। तो स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड्स क्या है? स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड्स दैट रिलेट टू फिजिकल एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसमें हम ये देखते हैं कि स्ट्रक्चर में आप जो है ये देखते हो कि मतलब आपका जो सेटअप है या आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके रूल्स क्या है। ठीक है, वो उसकी बिल्डिंग कैसी है। आप समझो कि फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल में बहुत एक पर पेशेंट कितने नर्सेज होने चाहिए। ठीक है, उनके अंदर एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, इमरजेंसी अगर कोई मसले आते हैं उसको वही हल किया जाए। इसी तरह क्लीनिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। मतलब एक हॉस्पिटल के जितने स्ट्रक्चरल स्टैंडर्ड्स होते हैं कि हॉस्पिटल में ये चीज़ें होनी चाहिए, ये ना हो तो आगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड्स तो पहले ये है। ठीक है, स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड यानी उस बिल्डिंग के हवाले से, उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के हवाले से जो होता है। ठीक है, फिर दूसरा आता है प्रोसेस। प्रोसेस स्टैंडर्ड यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम हॉस्पिटल की बात करते हैं तो प्रोसेस, हॉस्पिटल में क्या प्रोसेस होता है, आप केयर देते हो ना, स्टैंडर्ड कनेक्टेड विद द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ केयर, यानी आप केयर कैसे देते हो। तो रूल्स अबाउट, आप कह सकते हो कि रूल्स अबाउट हाउ केयर इज गिवन, केयर किस तरीके से दी जाती हैं, उसमें कौन कौन से स्टेप्स वो लोग लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो कि जैसे कोई पेशेंट सर्जरी करने जा रहा होता है ना, तो सर्जरी करने के लिए
मतलब डॉक्टर जब उसकी सर्जरी करेगा तो प्री सर्जिकल उसका आप समझो कि प्री ऑपरेटिव एक चेक लिस्ट होगा या कंसेंट फॉर्म होगा या इस तरह का सा उसका कुछ प्रोसीजर होगा। तो वो चीज़ें केयर का हिस्सा है और वो होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर आप सोचो कि फॉर एग्जांपल आप किसी को मेडिकेशन दे रहे हो तो वो मेडिकेशन भी अप्रूव होनी चाहिए, नर्सेज उसको चेक करके देते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस का स्टैंडर्ड होगा कि मतलब वो हर चीज़ को चेक एंड बैलेंस करके किया जाता है, प्रोसेस सही तरीके से मतलब हो रहा है, ठीक है। इसी तरह आउटकम स्टैंडर्ड दैट रिफ्लेक्ट डिजायर्ड रिजल्ट और आउटकम ऑफ द केयर, यानी आपका रिजल्ट क्या आया, एंड रिजल्ट आपका क्या आया और पेशेंट को क्या होना चाहिए। अब जाहिर है आउटकम हमारा ये होना चाहिए कि पेशेंट बेहतर हो, उसकी सेहत रिकवर्ड हो जाए, ठीक है। तो ये आउटकम स्टैंडर्ड होता है। तो मतलब जिसे हम देखते हैं कि भाई अगर कोई बंदा डायबिटिक है और वो हॉस्पिटल में आता है तो हॉस्पिटल में वो इसलिए आता है ताकि उसका शुगर कंट्रोल हो, ठीक है, और उसको जिस मसले के साथ आया हो वो थोड़ा बहुत कंट्रोल हो। अगर हॉस्पिटल ये चीज़ करने में नाकाम हो रहा है तो मतलब वो आउटकम स्टैंडर्ड ही उनका नहीं है, ठीक है। आउटकम स्टैंडर्ड क्या होगा कि जिस मसले के साथ आपके पास पेशेंट आया है आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं या किसी न किसी हद तक कंट्रोल करें, ठीक है, दैट इज स्टैंडर्ड, ठीक है। अच्छा, अब नर्स का जो है आपको यहाँ पे रोल बताया गया है कि एक्यूरेट एंड comprehensive रिपोर्टिंग इन बोथ पेशेंट चार्ट एंड इंसिडेंट रिपोर्ट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन एंड केयर गिवर्स फ्रॉम लिटिगेशन प्रोसेस, ठीक है। मतलब इसमें जो है आपको ये बताया जा रहा है कि नर्सेज जो है ना वो एक फ्रंट लाइन डिफेंडर्स है, आप ये कह सकते हो बिल्कुल फ्रंट पे है। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पेशेंट के एक तो चार्ट को सही बनाए, यानी पेशेंट के जितने रिपोर्ट्स है, पेशेंट के जितनी भी चीज़ें हैं वो एक ठीक करें, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है उसमें कोई भी इंसिडेंट रिपोर्ट हो, इंसिडेंट रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए, जैसे कोई पेशेंट गिर गया, मेडिकेशन एरर हो गया, कोई इक्विपमेंट जो आप यूज़ कर रहे थे वो फेल हो गया, नहीं काम कर रहा, तो ये एक इंसिडेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर कभी हो तो उसको भी आप नोट करें, और इंसिडेंट रिपोर्ट हमने लास्ट सेमेस्टर्स में कहीं पढ़ा था कि उसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट बनती है और वो आप आगे जाके पेश करते हो। और क्यों करते हैं? तो क्योंकि इंटरनली एक हॉस्पिटल के अंदर हम उसको इन्वेस्टिगेट करें और फ्यूचर ऐसे इंसिडेंट्स ना हो, इससे बचा जा सके। लेकिन ये पेशेंट के केयर का हिस्सा नहीं है, ठीक है। पेशेंट चार्ट अलग चीज़ है, इंसिडेंट रिपोर्ट अलग चीज़ है। पेशेंट चार्ट हो तो हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास एक मेडिकल रिकॉर्ड हो, हम एक लीगल और चीज़ें पेशेंट के अकाउंट मीन्स कि उसके रिकॉर्ड हमारे पास हो, ठीक है। तो ये दोनों आपने उसमें करनी है। एज ए नर्स जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंसिडेंट रिपोर्टिंग इज ऑफन द नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जाहिर है मतलब ज़्यादातर ये नर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि एक वार्ड में हर टाइम नर्स मौजूद होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कोई भी नर्स हो, डॉक्टर हो, पेशेंट हो, ठीक है, इस तरीके से कोई भी लोग हो, कुछ भी हो, तो वो मतलब इंसिडेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप क्या करेंगे कि जो भी मतलब एक्चुअल हार्म होगा जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है, जैसे पेशेंट गिर गया है या कहीं खतरा हो, जैसे वेट, जैसे वो होता है ना, फर्श जो है वो बहुत ज़्यादा गीला है तो उस पर जो है कोई गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसी चीज़ आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह रिपोर्टिंग इंसिडेंट टू इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। अब जब आप कोई भी इंसिडेंट मतलब रिपोर्ट करोगे, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स आपके आएंगे, या फिर आप जो है उसको किस तरीके से मतलब क्या कहते हैं उसको, किस तरीके से आप रिपोर्ट करेंगे या फिर उसके क्या क्या स्टेप होंगे ना। पहले जो है वो डिस्कवरी है। डिस्कवरी यानी कि आपके पास जो है वो कौन कौन सा आप उस चीज़ को डिस्कवर करेंगे, देखेंगे कि भाई क्या हुआ है। तो वो नर्सेज भी हो सकते हैं, फिजिशियन भी हो सकते हैं, किसी से भी आप जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है, वो आपको बता सकते हैं। इसी तरह फिर नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन में मतलब द रिस्क मैनेजर रिसीव द कंप्लीटेड इंसिडेंट्स फ्रॉम फॉर्म विद इन 24 आवर्स। कभी भी मतलब रिस्क मैनेजर जो होते हैं ना, जो उस चीज़ को ख़त्म करेंगे, उनके पास 24 घंटे के अंदर अंदर इंसिडेंट रिपोर्ट जानी चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा कोई सीरियस सिचुएशन है, टेलीफोन कॉल में भी मेड अर्लियर टू हैसन फॉलो। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा सीरियस सिचुएशन है और आपने फ़ौरन एक्शन लेना है तो फिर आप उसको एक टेलीफोन कॉल यानी कॉल भी कर सकते हो। वरना अगर कोई नॉर्मल चीज़ है और आप चाहते हो कि मज़ीद ये ऐसे मसले ना हो, ठीक है,
उसके लिए आप 24 आवर के अंदर अंदर उस चीज़ को रिपोर्ट करेंगे और रिस्क मैनेजर के पास वो चीज़ जानी चाहिए, ठीक है। इसी तरह इन्वेस्टिगेशन में मतलब ये होता है कि वो जो क्या होगा, जो रिस्क मैनेजर होगा वो देखेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा कि भाई मसला क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इन्वेस्टिगेट कैसे करेगा कि उस मसले को देखेगा कि हुआ क्या था, ठीक है। तो वो आएगा और उन चीज़ों को देखेगा, तो वो लोगों से पूछ सकता है, रिकॉर्ड्स देख सकता है, वजह मालूम कर सकता है, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो है वो पूछेगा। फिर आएगा नंबर 4 स्टेप, दैट इज कंसल्टेशन। कंसल्टेशन, द रिस्क मैनेजर कंसल्ट विद द रेफरिंग फिजिशियन, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी मेंबर और बोथ टू ऑब्टेन एडिशनल इंफॉर्मेशन। मतलब ये एक्सपर्ट एडवाइस आप कह सकते हो कि फिर ये एडवाइस लेगा कि आप करना क्या है। तो उसके लिए जो है वो रिस्क मैनेजर अकेला काम नहीं करेगा, बल्कि वो डॉक्टर्स को भी लेगा, जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होती हैं उनसे भी वो सलाह मशवरा करेगा और उसके बाद एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कोई फैसला लिया जाएगा। अब जब उन्होंने फैसला लिया, फिर बात आएगी एक्शन की। द रिस्क मैनेजर शुड क्लैरिफाई any misinformation to the patient or family, explanation exactly what happened, ठीक है। मतलब इसमें ये होगा कि जो भी मसला होगा वो ओपनली कम्युनिकेट किया जाए, जो भी मतलब उसमें प्रॉब्लम हो तो वो फैमिली के साथ डिस्कस किया जाए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसमें आपने एक्शन लेना है, तो ये बहुत ही एक क्रूशल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जिसमें आप पेशेंट को और फैमिली के साथ बात करेंगे, ठीक है। आप उनको ऑनेस्टली बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे कि हुआ क्या, किस वजह से हुआ। जैसे एक पेशेंट गिर गया, तो आप फैमिली तो ज़ाहिर है आपसे पूछेंगी ना, तो आप उनको बताओगे कि ऐसा क्या मसला हुआ, क्या चीज़ गलत हुई। फिर आप उनको सपोर्ट दोगे, फिर आप उनको शायद कोई सहूलत भी दोगे कि आगे ये जो मसला हुआ है इसका जितना भी इलाज होगा, जितना भी मतलब खर्चा आएगा वो डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल या फिर फ्री होगा, इस तरह का, ठीक है। तो आप ज़ाहिर है उनको श्योर करोगे, उनको नीड, अगर हेल्प की नीड है वो दोगे, ठीक है। और अगर उनको फ्री ऑफ चार्ज फ्री सर्विस की नीड है उस वक्त में, तो फ्री ऑफ चार्ज आप उनको सर्विस दोगे, ठीक है। इसी तरह फिर रिकॉर्डिंग की बारी आती है। तो रिकॉर्डिंग में क्या है, द रिस्क मैनेजर शुड बी श्योर दैट ऑल रिकॉर्ड इंक्लूडिंग इंसिडेंट रिपोर्ट, फॉलो अप, जितने भी आपने काम किए, जितना भी इंसिडेंट रिपोर्ट था, फॉलो अप, और जितना भी आपने उस सिचुएशन में एक एक्शन लिया, वो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइज्ड फाइल में आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, फिर आते हैं रिस्क एरियाज इन हेल्थ केयर सेटिंग्स, कि कहाँ कहाँ पे जो है हॉस्पिटल में, यानी कौन कौन से इंसिडेंट रिपोर्ट हो सकते हैं, कौन कौन से मसले हो सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट 5 जनरल कैटेगरीज है उसकी। पहला है मेडिकेशन एरर। मेडिकेशन एरर यानी कि जो आप मेडिकेशन दे रहे हो उसमें कोई गलती हो गई, या तो आपने रॉन्ग डोज दे दिया, या गलत पेशेंट को गलत डोज लगाया, ठीक है। या फिर आपने गलत ड्रग लगाया, या गलत टाइम पे लगाया, या उसका कोई गलत रिएक्शन हुआ। इस तरह का मेडिकेशन एरर बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इंसिडेंट रिपोर्ट हो सकती है। दूसरी चीज़, कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट प्रोसीजर। कोई ट्रीटमेंट हुआ, कोई सर्जरी हुई, कोई किनोलेशन हुआ और वो गलत हो गया। जैसे किनोलेशन आपने वेन में करनी है, आपने आर्टरी में कर ली, नेक्रोसिस हो गया, ब्लड फ्लो स्टॉप हो गया, कोई दूसरा इशू हो गया, ठीक है। या सर्जरी के बाद इन्फेक्शन हो गया, या कोई स्कैन कर रहे थे और उसमें से कोई इंजरी हो गई, या कोई एनेस्थीसिया का कोई रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो भी एक रिस्क हो सकती है। नंबर 3, फॉल्स। फॉल्स तो बहुत कॉमन है कि पेशेंट जो है वो गिर जाते हैं, स्पेशली जो ओल्ड एज के होते हैं, ठीक है। या फिर अगर बाथरूम में गिर जाते हैं, या फर्श जो है वो गीला हो तो उस वजह से, या उनका बैलेंस ठीक नहीं हो, या चलने फिरने में मसला होता हो, इस वजह से जो है वो पेशेंट जो है वो गिर सकते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह पेशेंट और फैमिली डिससेटिस्फेक्शन विद केयर। मतलब ये है कि आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, वो लोग जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो चाह रहे थे, वो उनको नहीं मिल रहा, या उनको ये लग रहा है कि आप सही से केयर नहीं दे रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, या वो बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, स्टाफ रूड है हॉस्पिटल का, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। या फिर उनको लग रहा है कि उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मसले होते हैं जो कि रिस्क की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह रिफ्यूज़ल ऑफ ट्रीटमेंट और रिफ्यूज़ल टू साइन कंसेंट फॉर ट्रीटमेंट।
कुछ लोग पेशेंट जो होते हैं ना वो बात मानते नहीं है। जैसे कोई इलाज आप करने जा रहे हो तो वो रिफ्यूज कर देते कि नहीं हमने नहीं करना, या कोई ट्रीटमेंट करने के लिए, कोई सर्जरी करने के लिए आप कंसेंट फॉर्म भरवाते हो ना, तो वो नहीं करते। तो ऐसे जो है, जैसे कोई लाइफ सेविंग सर्जरी है, अगर आप उसकी सर्जरी नहीं करोगे तो वो मर जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हार्ट की कोई सर्जरी होनी है, या व्हाटएवर कोई ऐसे दूसरा कोई प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए अगर पेशेंट ना करेगा तो ये भी एक रिस्क हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम जो आपको रिस्क की तरफ लेके जा सकते हैं। अब आपने ऐसे कौन से बिहेवियर्स रखने हैं कि एक कंप्लेंट और कस्टमर कंप्लेंट को आप प्रोफेशनली हैंडल कर सकें। ठीक है, पहली जो चीज़ इसमें लिखी है, लिसन ओपनली। वही बात कि आप उनकी बात को पूरा सुने, उनकी बात को ख़त्म होने दें, उनकी बात को जो है वो अटेंशन दें, वो सर हिलाएं। जिस तरह हम किसी की बात को सुनते हैं ना, तो सर हिलाते हैं, गौर से सुनते हैं, उनकी तरफ देखते हैं, आई कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, डू नॉट स्पीक अंटिल द पर्सन हैज़ हेड और हिज से, मतलब वो जब तक वो पूरी पूरी अपनी बात कंप्लीट नहीं करते तो आप बीच में जो है वो उनको ना टोके। ठीक है, वो पूरी उनको भाई अपनी बात करने दो और उनको लगे कि हाँ इसने मेरी बात सुनी है। ठीक है, तीसरी चीज, अवॉइड रिएक्टिंग इमोशनली। इमोशनली रिएक्ट करने का मतलब ये होता है कि आप अपने ऊपर नहीं लेना, दिल के ऊपर नहीं लेना। आप खामोश रहें, बहस नहीं करें, कोई एक्सक्यूज नहीं करें, या पर्सनली उस चीज़ को ना लें, क्योंकि वो मरीज होते हैं, वो इमोशनल स्टेट में होते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो उस सिचुएशन में है कि वो आपको डांट भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका काम है ये, तो यू डोंट हैव टू टेक इट पर्सनली। इसी तरह आस्क फॉर हिज और हर एक्सपेक्टेशन अबाउट अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। आप उनसे जो है ये पूछेंगे कि आप, मतलब मरीज से पूछेंगे ना कि आप क्या चाहते हैं, इस मसले का हल आप किस तरीके से चाहते हैं। तो वो एक्सपेक्टेशंस उनके क्या है ये आप उनसे पूछेंगे, और शायद उसी तरीके से जो है वो मसला हल किया जा सके अगर पॉसिबल हो। ठीक है, इसी तरीके से एक्सप्लेन व्हाट यू कैन एंड कैन नॉट डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसमें ये आता है कि आप ऑनेस्टली उनको बताएं कि ये मसला हल कैसे किया जा सकता है, या हम इसको हल करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अगर पॉसिबल हो और आप बताना चाह रहे हो, या फिर हॉस्पिटल के रूल्स के मुताबिक हो, ठीक है, तो ये आप उनको मतलब ऑनेस्टली बताओगे। इसी तरह एग्री ऑन स्पेसिफिक स्टेप्स टू बी टेकन एंड स्पेसिफिक डेडलाइन। फिर दोनों जिस बात पे एग्री होते हैं, किस टाइम क्या करना है, वो आप जो है उस चीज़ के ऊपर आप एग्री होंगे, और इसी तरह आपका बिहेवियर जो है वो आपको कंप्लेंट से बचाएगा, या फिर किसी मरीज के, किसी कस्टमर की कंप्लेंट को हैंडल करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ओके। इसी तरह है पीडीए साइकिल। पीडीए साइकिल तो बहुत इजी स्टेप है। इसमें जो है एक चार स्टेप्स है, जिसको किसी भी मसले को हल करने के लिए और प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें पी प्लेन, डी से डू, सी से आएगा चेक, और ए से एक्ट। प्लेन, डू, चेक, एक्ट। ठीक है, एक मेथड है जिसमें हम साइंटिफिक मेथड कह सकते हो। ठीक है, जिसमें हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं या उसमें यूज करते हैं। सबसे पहला है इसमें प्लेन। Establish the objective and process necessary to deliver results in accordance with the organization's environmental policy। इसमें आप प्लान करते हो कि भाई करना क्या है, एक गोल सेट करते हो, एक प्लान बनाते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक गोल सेट किया कि भाई हम पेशेंट का वेट टाइम जो है ना वो कम करेंगे, तो इसी तरीके से हम कुछ ऐसा करेंगे कि उनको कम वेट करना पड़े। ठीक है, आएगा डू, जो आपने प्लान बनाया है वो आप ट्राई करोगे, उनके ऊपर एक्शन करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है जैसे पहले एक टेबल लगा हुआ था, तो अब आपने 3-4 लगाए। ठीक है, इसी तरह फिर आप चेक करोगे ना, चेक, मॉनिटर एंड मेजर प्रोसेसेस अगेंस्ट एनवायरमेंटल पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स। देखोगे कि क्या वो काम कर रहे हैं, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या आप अपने गोल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, क्या यानी गोल हमारा क्या था कि वेट का टाइम कम किया जा सके, तो क्या वेट का टाइम वाकई कम हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, फिर नंबर 4 दैट इज एक्ट। तो एक्ट में जो है आप अपने स्टैंडर्ड्स मतलब रखोगे, टेक एक्शन टू कंटिन्यूली इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। और एक्शन आप लोगे और उस चीज़ को और बेहतर बनाओगे। ठीक है, सो इसी तरह जो है आप एक प्लान को एम्प्लीफाई कर सकते हो। इन दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप यू गॉट इट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एंड यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।